नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वाई फैक्टर के इस बेहद स्पेशल एपिसोड में। स्पेशल इसलिए क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वक्त सबसे बड़ा खतरे से जिसमें हम जूझ रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी लगातार साइबर अटैक का शिकार हो रही हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यहाँ बनता है कि भारत वैश्विक गुरु की राह पर बढ़ता हुआ कितना तैयार है इस खतरे से जूझने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वक्त जो साइबर थ्रेट है, जो साइबर का खतरा है, साइबर सुरक्षा का, वो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। ऐसे में हम इस स्पेशल एपिसोड के लिए यहाँ पर आए हैं। यह है कवच 2023 का ग्रैंड फिनाले। गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक खास पहल है जिसमें यहाँ पर देश भर से युवा प्रतिभागी जुटे हैं एक 36 आवर्स साइबर सुरक्षा मैराथन के लिए। तो इस कार्यक्रम के तहत हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने तैयार हैं हम इस साइबर थ्रेट से जूझने के लिए। क्या है कवच और क्या कुछ खास यहाँ पर सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं एक आम आदमी को सुरक्षित रखने के लिए। तो तमाम सवाल हैं हमारे मन में, दर्शकों के मन में, और साथ ही साथ वो तमाम लोग जो इस वक्त इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं उनका आपसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ है मिस्टर राजशेखरन, डीआईजी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, बीपीआरडी के नाम से आप इसको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर मानस कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मानस कुमार मिश्रा, और साथ ही साथ इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑडियंस में हमारे साथ यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस 36 आवर साइबर सुरक्षा मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ मेक इन इंडिया के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम ऐसे लोग जो मेंटोर्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं थोड़ा जोश के साथ। आप यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, 36 आवर्स इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं, तो सबसे पहले एक तालियों के साथ यहाँ पे स्वागत कर लेते हैं एक दूसरे का। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से इस हम साइबर सुरक्षा से जुड़े तमाम खतरों की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कवच 2023, इसके ग्रैंड फिनाले में है। तो क्या है ये कवच 2023? सबसे पहले इसके बारे में बताइए। कवच साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन है। पहले कवच एक बार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के रूप से हुआ था, देन मंथन के रूप से एक साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, मगर इसमें 3 इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़रूरी हिस्सेदारी है। एक तो है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। पहले हम सारे स्टेट्स का स्टेट पुलिस से अभी साइबर सिक्योरिटी में क्या चैलेंजेस है, इन्वेस्टिगेशन करने में आम आदमी की तरफ से क्या चैलेंजेस है, उसके बारे में हम सुझाव मांगा। वो क्या क्या चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस हमने 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह उसको मॉडिफाई कर लिया। ये 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये हमारा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट न्यू दिल्ली का था। 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रेम किया था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। देन ये इसका इनॉग्रेशन हुआ था 16 फरवरी 2023 में। उसमें एक वेबसाइट भी है, कवच 2023 का वेबसाइट में है। सो तमाम हम IITs, कॉलेजेस, अकेडमिशिया उनको वो इनवाइट किए थे ये कवच में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने इसमें लागू किया था, और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपका क्या सुझाव है, आपका क्या प्रॉबेबल सॉल्यूशन है, आप क्या ऐप प्रिपेयर कर सकते हैं या क्या आप टूल प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने ये एप्लीकेशन मांगे थे। कम से कम 3900 एप्लीकेशंस हमारे पास आए थे। So out of the 3,900 applications, we narrow down to 100 applications and 6 applications from Smart India, this one. So total 106 applications हमने finalize करे थे. So all the 20 problem statements were divided between 5 nodal centers. आज यहाँ पे नोएडा में है, भोपाल में है, बेंगलुरु में है, भुवनेश्वर में है, न्यू पनवेल इन महाराष्ट्र। यानी कि इस वक्त ये जो मैराथन है देश के 4 शहरों में चल रही है। इस वक्त 5 शहरों में चल रहे हैं, इसको इंक्लूड कर 5 शहरों में ये मैराथन चल रहा है। 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। हम ये 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स से अभी यहाँ 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का कम से कम 22 पार्टिसिपेंट्स इधर आए हुए हैं। सो इसी तरह अलग अलग शहरों में और 4 नोडल सेंटर्स में अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ये हो रहा है।
बिल्कुल। तो डॉक्टर मानस आपसे ले लेते हैं यहाँ पर किस तरह से ये जो पूरी मैराथन है उसे कैसे एक अमली जामा पहनाने में यहाँ पर योगदान है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूट्स को हम जोड़ रहे हैं। हम यहाँ पर बात करें नवाचार की, मेड इन इंडिया की, तो किस तरह से हम युवाओं को इससे जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये प्लेटफॉर्म एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है फॉर द स्टूडेंट्स टू शोकेस देयर लर्निंग एंड देयर टैलेंट। और कहीं ना कहीं अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें, पिछले साल में करीब 70 करोड़ जनता जो है भारत की इंटरनेट यूज़ कर रही है, अराउंड 50%, 140 प्लस करोड़ से। और उनमें से करीब 400-450 करोड़ जो 4.5 करोड़ जो है वो ग्रामीण जनता है। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत अहम हिस्सा बन जाता है एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। और जो शहरी लोग हैं, मतलब अर्बन साइड है जो 2.5 करोड़ है, उसमें हमारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी स्मॉल नंबर बट दे आर सो टैलेंटेड टू ब्रिंग द सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे करीब जैसे सर ने बताया 22 टीम हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। हम लोग उनके रहने का और बाकी सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। और बच्चे 36 घंटे लगातार काम करके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आपने शायद देखा होगा, दे आर वर्किंग डे इन डे आउट टू मैन्युफैक्चर समथिंग और प्रोड्यूस समथिंग जो कि आगे जाके लोगों को बहुत मददगार होगी। और जैसे सर ने बताया 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड है जो कि बहुत ही रेलेवेंट है। और उसमें मैं समझता हूँ इंजीनियरिंग एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान है। और ये अच्छी बात है कि स्टार्टअप इंडिया भी जुड़ा हुआ है, जिससे हम इसको जाके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले पाएंगे। सर, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे G20 प्रेसिडेंसी को लेकर। यहाँ पर पहली बार हमने G20 प्रेसिडेंसी के तहत साइबर सुरक्षा पर एक सम्मेलन किया और इसमें किस तरह से अपराध के लिहाज से हमें जो हमारे जो खतरे हैं, जो हमारे कंसर्न्स हैं, उन पर यहाँ पर बातचीत हुई। तो कितना महत्वपूर्ण था ये, और क्या कुछ आपको लगता है कि उस सम्मेलन का क्या कुछ उसके हाईलाइट्स रहे, प्रमुख बिंदु रहे कि कितना महत्वपूर्ण हो गया है साइबर सिक्योरिटी पर यहाँ पर ना सिर्फ बात करना पर उसको लेकर कोई ठोस कदम उठाना? पहले एक G20 समिट हुए थे, आपने कहा था इट इज़ एक्सक्लूसिवली ऑन द साइबर सिक्योरिटी। उसका थीम था क्राइम एंड सिक्योरिटी इन द एज ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स एंड मेटावर्स। सो इसके हम जैसे हमारा प्रधानमंत्री सर ने कहा, अभी साइबर सिक्योरिटी एक नेशनल सिक्योरिटी का एक इशू है, नॉट ओनली नेशनल सिक्योरिटी, एक ग्लोबल सिक्योरिटी का एक इश्यू बन गया। क्योंकि आजकल है पूरा प्रोसेस ऑफ द क्राइम एक क्रिप्टो में जाता है। सो इसी के लिए हमारा माननीय गृह मंत्री जी ने उनका इनागुरल एड्रेस में भी कहा था, हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और एक यूनिफॉर्म लॉस लेके आना जरूरी है। क्योंकि अभी एक क्रॉस बॉर्डर क्राइम जैसे हुआ है, और एक लीगल असिस्टेंस का भी एक होना चाहिए दैट हम दूसरे कंट्री से, क्योंकि आपको खुद पता है हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में या टोर ब्राउज़र या VPN ब्राउज़र या कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको ये सर्वर्स बाहर में रहता है। इसी के अलावा हम क्रिप्टो का या कई मुद्दे में हम इसको हल निकलना है तो हम दूसरे राष्ट्र से भी हमको मदद करना ये बहुत ज़रूरी है। तो जो क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो की उन्होंने बात की वो इससे ही जुड़ा हुआ है? यस, वो टेररिज्म हो सकता है, नारकोटिक्स हो सकता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो सकता है। इसमें आजकल का ये पैसा वो क्रिप्टो में जाता है या कहीं पे भी जाते हैं, वो अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो डार्क नेट हो, डीप नेट हो। सो तमाम ऐसे चीज़ें हमारा साइबर सिक्योरिटी में नया मोडस ऑपरेंडी आजकल वो आ रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द कॉमन मैन बट ऑल्सो फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, इवन फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। हैकिंग हो, इसी तरह से हमारा साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ावा देना है, इसी के बारे में गृह मंत्रालय का एक निर्देशन है। अब इस हर जिले में एक पर्टिकुलर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन रहना एक ज़रूरी है। सो हमारा प्रधानमंत्री जी और हमारा केंद्र सरकार ने इसके बारे में बहुत सारे कदम उठा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के लेकर। लेकिन सर यहाँ पर खुफिया एजेंसी के तौर पर आपने न्यू एज क्राइम्स की बात करी, क्योंकि वो जो अपराधी हैं वो लगातार अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, लगातार टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, रोज़ नई शब्दावली हम सुनने को मिलती है। तो ऐसे में आपकी एजेंसीज़ के लिए या हमारी एजेंसीज़ के लिए इस वक्त सबसे जो मुख्य क्षेत्र हैं चुनौती के या खतरे के, वो आप क्या मानते हैं? हमारा एजेंसीज के लिए एक तो डेटा प्रोटेक्शन है। आप कई बार देखा है एयर इंडिया का लीक हो गया, ऐसे
तमाम ईबे वेब ऐसे बहुत सारे हैकिंग का भी है हो गया। इसी के तहत हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में एक डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आ रहे हैं संसद में। उसके अलावा एक डिजिटल एक्ट भी नया डिजिटल एक्ट भी लेके आने वाला फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिस वन। इसके अलावा हमारा एक साइबर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक आइडेंटिफाई किया है। सो इसमें साइबर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल का हम क्या इस कर सकते हैं। आपको जानते हैं खुद एक सर्ट है, सेंटर फॉर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, सीडैक है, सेंटर फॉर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। ये हमारा कोई भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आ गया तो तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ये अलर्ट कर देते हैं। ऐसे तमाम हमारा ये आ रहे। इसके अलावा ऐसे नॉर्मल प्रोग्राम्स तो है, ऑलरेडी वी हैव 1930। फॉर एग्जांपल एक कुछ भी साइबर क्राइम हो, कोई भी आदमी अपना शिकायत तो 1930 में लागू कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इसमें हम और ज़्यादा तफतीश से बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी मुख्य जो इशू है वो यही है कि एक आम आदमी जब इसका शिकार होता है तो क्या करता है। लेकिन यहाँ पे एक और जो हम जहाँ पे G20 प्रेसिडेंसी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक और एक अहम बिंदु था जो वहाँ उस वक्त गृह मंत्री ने उठाया था। किस तरह से युवाओं को हम जोड़ सकते हैं साइबर सुरक्षा को लेकर, जो जागरूकता बढ़ाना है उस मुद्दे को लेकर। तो ऐसे में साइबर स्क्वाड बनाए गए जो हमारे देश के 7 इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बच्चों को लेकर, और किस तरह से और ज़्यादा जो साइबर हाइजीन है उसको हम बढ़ा सकते हैं। इस पर आपका भी लेंगे और आपका भी कवर लेंगे। सर आप तो बताइए पहले। हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल कवच itself is one of the program to take out the innovativeness and the keenness and the enthusiastic minds of the people, because our young minds have to work now। अभी young minds they will witness some of the cyber crimes, खुद का शिकार हो या फ्रेंड्स का हो, दे विल ऑलवेज से डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स हो, कोई भी मैलिशियस ऐप हो, क्या इंटरनेट का फ्रॉड हो, सोशल फ्रॉड हो, QR फ्रॉड हो, ऑनलाइन फ्रॉड हो, डिजिटल ऐसे बहुत सारे इसमें। सो उनको कहीं पे मन में आते इसको ऐसे कैसे निपटाने से कैसे होगा। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन या फ्रॉड न्यूज़ है, ऐसे ये कवच के बेस में 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में दिस इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बट ऑल्सो द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन। सो इसके अलावा आप क्या सुझाव दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉड न्यूज़ है, फ्रॉड न्यूज़ में आप क्या निपटा सकते हैं, कुछ ऐप बना सकते हैं। सो इसीलिए हम IIT या अलग अलग कॉलेज को विद्यार्थियों लोगों को ये सुझाव दिया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, आप इसके बारे में वर्कआउट कर लीजिए, ऐप प्रिपेयर कर लीजिए, एंड वी विल सी एंड व्हाट हाउ बेस्ट इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। कैसे वर्कआउट कर सकते हैं डॉक्टर मानस कुमार, आप ये इस पर थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से जब हम साइबर हाइजीन की बात अगर हम करते हैं तो साइबर हाइजीन में किस तरह से हम बच्चों को यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं, युवाओं को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कैसे वो आप इसको एक इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आए। जी मैं इस बात के सहमत हूँ कि कवच एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कवच बहुत मतलब जितने हमारे यूज़र्स हैं और जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से कवच प्लेटफॉर्म छोटा है। हमें ये कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा भी करना पड़ेगा और बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी करने पड़ेंगे जो कि हम करते हैं। जैसे मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो हमारे यहाँ हम बहुत सारे कोर्सेज चलाते हैं जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है। बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ बच्चे लेके आते हैं जिनको लेके हम स्टार्टअप की फंडिंग भी कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट बच्चे करते हैं जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हों एज अ पार्ट ऑफ क्लब एक्टिविटी। और मैं ये आग्रह करूँगा सारे इंस्टीट्यूट को जो मुझे सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि वो ये आदत सी बना लें। जैसे सर ने कहा हर ज़िले में एक साइबर सेल होना चाहिए, वैसे ही हर इंस्टीट्यूट में एक साइबर सेल का या साइबर क्लब होना चाहिए जो कि बच्चों को ये जागरूक करे कि वो कैसे सुरक्षित वे में साइबर स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। और वो बच्चे इंटर्न जाके जागरूक करें उन लोगों को जो मैंने जैसे बताया 44% ज़्यादा ग्रामीण लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस को नहीं जानते हैं। तो उनको प्रॉपर तरीके से कैसे यूज़ करें ये जागरूक करें। और बहुत सारे कोर्सेस गवर्नमेंट भी बहुत फंडिंग कर रही है और माननीय राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से बहुत सारा और AICT के इनिशिएटिव से बहुत जगह साइबर सिक्योरिटी के ऊपर BTech प्रोग्राम और MTech प्रोग्राम भी चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आगे जाके बच्चे बहुत उसमें एनरोल करें। और जैसे कोर्सेज बहुत सारे इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएंगे, पेन टेस्टिंग के, साइबर फॉरेंसिक के, मोबाइल फॉरेंसिक के, बच्चे उसमें ट्रेन भी हो रहे हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी स्पेसिफिक इस टारगेट को लेके चल रहे हैं एंड दैट विल एनहांस द होल इकोसिस्टम ऑफ साइबर
resilience. बिल्कुल, तो यहाँ पे सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि इस वक्त हमारे साथ ये पार्टिसिपेंट्स भी जुड़े हुए हैं और इनके बहुत सारे सवाल हैं और भी कई लोग सवाल लेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस वक्त स्टे सेफ रहना। लेकिन यहाँ पे साइबर सेफ की बात हो रही है तो कैसे हम इनसे जुड़े तमाम खतरों से निपट सकते हैं, इस पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। के बाद आपका स्वागत है। तो 21वीं सदी में किस तरह से साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरे से हम जूझ रहे हैं और उससे निपट रहे हैं, इस पर लगातार हमारी चर्चा जारी है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ और साथ ही साथ वो युवा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो बिल्कुल तैयार है इस खतरे से निपटने के लिए। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर है इन पार्टिसिपेंट्स के पास। कवच 2023 के जो पार्टिसिपेंट्स है, सबसे पहला सवाल यहाँ पे लेना चाहेंगे। आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, तो पूछिए अपना सवाल। Good afternoon, sir. Thank you for this opportunity. As we all know that the rate of cybercrime is increasing day by day. So, what are the necessary steps that we can take to make amendments in our cybersecurity bills so that this rate decreases and apt punishment is given to the culprits? बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या कुछ सज़ा दी जा सकती है और किस तरह से हम इसे और कड़ाई से इस कानून को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, मगर उसमें साइबर क्राइम्स का ज़्यादा नहीं था। मगर 2008 में अमेंड हुआ था और सेक्शन 66A to F डाला हुआ था, मगर सेक्शन 66A को श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट में उसको हटा दिया था। मगर आजकल वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बना के 23 इयर्स हो गया। सो अभी मेटावर्स आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, नॉन फंजिबल टोकन्स आ गया, डार्क नेट, इंटरनेट, डीप वेब, डीप मशीन लर्निंग। सो तमाम नए चीज़ें तो है साइबर सिक्योरिटी में आ रहे। सो इसको इंक्लूड करने के लिए देर इज़ ए नीड टू मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और सेक्शन 78 में यह कहा गया ओनली द इंस्पेक्टर एंड अबव इज़ एबल टू इन्वेस्टिगेट द लॉस, इन्वेस्टिगेट द साइबर क्राइम्स। मगर एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हेड करते हैं एक इंस्पेक्टर और बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। सो एक ही इंस्पेक्टर नहीं कर सकते, उसको ज़रूरी है इसको वो इवन द सबऑर्डिनेट रैंक ऑफिसर्स कैन ऑल्सो एबल टू इन्वेस्टिगेट दिस वन। दिस इज़ द first amendment that I think as a police officer. Second thing, आप information technology act देखा है तो the punishment is one is that the imprisonment part is very less, but whereas the monetary punishment is very high because इसमें क्या है बहुत शिकार हो सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा हर 12 सेकंड में एक कंपनी वो रैंसम अटैक का शिकार बन रहा है। इसीलिए इसमें क्या है ज़्यादा पनिशमेंट में इसमें मॉनेटरी का ये है, मगर इसमें और पनिशमेंट का है। मगर इसमें और है आजकल का ये साइबर सिक्योरिटी का साइबर इन्वेस्टिगेशन का प्रॉब्लम है एनोनिमिटी। आजकल फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, फेक सिम यूज़ करते हैं, फेक बैंक अकाउंट, फेक पैन कार्ड और फेक आधार कार्ड ये यूज़ करके सारा डिटेल सारा आईडी कार्ड बनाते हैं। और आपको जानते हैं ट्विटर में या फेसबुक में एक रॉन्ग फेक अकाउंट क्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं है। एक sms.iphone-receiver.com में चले जाइए, एक वर्चुअल अकाउंट नंबर ले फ़ोन नंबर ले लीजिए एंड यू कैन ओपन एनी ऑफ द अकाउंट्स एंड उसके साथ एंड यू कीप ऑन दिस वन। एडेड टू दिस यू यूज़ VPN, Tor browser
and you go to those and the park the money in cryptocurrencies. Now, how even the Prevention of Money Laundering Act is unable to find where the actual currency has been utilized. Proceeds of the crime कहाँ जा रहे हैं, इसको सीधा हम ये एक अमेंडमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसे उम्मीद कर रहा है प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया एक्ट में ये सारे ये पूरा कवर हो जाएगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है. चलिए, ऐसी उम्मीद है कि आसान बहुत है क्राइम करना, लेकिन इसको जूझना कितना मुश्किल हो रहा है. और एक सवाल वहाँ से लेंगे, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ. As you said, there are 20 problem statement in Kavach which classifies the broad cyber threats that the nation is facing now. But as of the trends now, we are facing many fraudulent activities through generative images, generative audios and such things. Will it be expected that the next Kavach hackathon will contain problem statements that resonate these fraudulent activities due to this artificial intelligence boom, sir? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. ये करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Thanks. हम ऑलरेडी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी नेक्स्ट कवच के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहे हैं. इसी के लिए हम सारे स्टेट पुलिस के साथ एक मीटिंग करवाए वर्चुअली एंड प्रेजेंटेज चैलेंजेस क्या है उनके बारे में ये चैलेंज ऑलरेडी मांग रहे हैं. सो आपने कहा अभी क्या मुद्दा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डार्क नेट है, डीप नेट है और क्रिप्टो करेंसी है और मेटावर्स है, वेब 3 है. ऐसे तमाम चीज़ें हमारा पास में नया चीज़ तो आ रहे हैं. इसको सारा इंक्लूड करके हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगली बार फिर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको देंगे और इसके फिर हम एप्लीकेशंस वगैरह निकालेंगे. मेरा ये एक्सपीरियंस है, अभी जितना हम स्टेट से बात किया ये एक तो कॉमन आ रहे हैं, सारे पैसे प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम आर गोइंग टू क्रिप्टो करेंसीज. आप जानते हो पहले क्रिप्टो करेंसी का केवाईसी नहीं था, मोनेरो जैसे का केवाईसी फॉलो नहीं करता, मगर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक दो चीज़ लेके आए हैं. क्रिप्टो करेंसी में एक तो है TDS है 1% एंड वॉट एवर द प्रॉफिट्स दैट यू गेन on the cryptocurrency 30% tax with no set off and set on, unlike in the other areas. So now it has been quite regularized, we can say, the cryptocurrency. But as with the anonymity just I discussed with the fake SIM cards, fake and all those things. But to tackle that one, the KYC norms have been come and the cryptocurrency investigations also going to be a kind of a challenge, and we are also coming up with some of the SOPs. आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में we bring lot of SOPs, that is standard operating procedures, and various books, publications we published. One of the publication is standard operating procedure on this one, cryptocurrency. So you can expect lot more new challenges in the coming this one. As you said, AI, metaverse, web3, deep net and crypto के बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स नेक्स्ट आने वाला है. बिल्कुल, तो यहाँ पर मुद्दे बहुत सारे हैं. क्रिप्टो करेंसीज का इस वक्त एक बहुत बड़ा खतरे के रूप में उभर रहा है. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऐसे क्या स्टेप्स ले रही है या फिर हम लोग को ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी कि हम लोग जो सोल्यूशंस प्रपोज कर रहे हैं वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकें, स्केल कर सकें और जो इंडिया की पॉपुलेशन है उनको अवेलेबल करा सकें. इसमें एक तो है ऑलरेडी द गवर्नमेंट इज गिविंग 1 लाख रुपए कैश प्राइज फॉर द ईच ऑफ द विनर ऑफ द 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. दिस इज नंबर 1. Number 2, we already have tied up with the IITs and the NFSA, National Forensic Science University, and other Startup India also, how to incentivize these participants or how to incentivize these winners, and also to incubation. Now some of the suggestions that came as that you can start Section 8 company under the Indian Companies Act, and also you can take this one, and also there are so many industries who are already working this one. You must be knowing that there is a cyber security audit also. So 15 companies are declared as cyber security audit companies. If you are an experts in this field, if you develop your knowledge and all those things, then you can very much be a part of this cyber security audit and all those things. You can have a lot of job opportunities. But again, there are some companies, there are some platforms where they will incubate you, there they will guide you, train you and incentivize you. Self-help group, they will also help you to take the bank loans. Startups, you can make a startup also, you can create your own apps also. I'm a professor, so my question is that as a professor, what government of India is expecting from us? How should we train our students so they can be, you know, like a good citizen, and if they are having this type of fraudism and they are seeing how they can overcome from this type of problem, and they can, you know, train their parents and society also. मुझे लगता है एज अ प्रोफेसर हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए और
इवन स्टूडेंट्स भी जो एजुकेटेड मास है, ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी के तौर पे सिक्योरिटी में हमारा क्या योगदान दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा उसमें सेक्शन है जिस पे आपने जैसे कहा टू ट्रेन एंड अवेयर द स्टूडेंट्स। सो नॉट ओनली बिकॉज आउट ऑफ एजुकेशन वी ऑल नो हाउ टू यूज़ इट, लेकिन कई बार हम लालच में कह लीजिए या जोश में कह लीजिए इग्नोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई डाउनलोड एन ऐप एंड आई जनरली डोंट लुक इनटू व्हाट काइंड ऑफ उस मोबाइल में कौन सा पोर्ट वो खोल रहा है या कौन से सर्विसेज को वो मांग रहा है। हम ओके 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 करते चलते हैं, तो बहुत सारे पोर्ट्स ओपन हो जाते हैं जो कि अटैकर को एक सुविधा देता है वहाँ से अटैक करने के लिए, या बहुत सारे अनवांटेड प्रिविलेजेस भी हम दे देते हैं उस ऐप को। भैया संक्षिप्त में एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम जो चर्चा करें, लेकिन एक आम आदमी के तौर पर क्या उसके लिए व्यवहारिक स्टेप्स हो सकते हैं अगर वो किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड का या किसी भी साइबर क्राइम का अगर वो शिकार होता है? बहुत ही संक्षिप्त में। हाँ, फर्स्ट गो टू कॉल 1930 है, इमरजेंसी नंबर है। www.cybercrime.gov.in में नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है, उसमें आपका शिकायत का है दर्जा कर लीजिए। और आरबीआई का भी गाइडलाइंस है, जितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी ये आप रिपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि आप जल्दी रिपोर्ट कर लिया और आपका हाथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बिना आपका नॉलेज में ये हो गया, आरबीआई कहते हैं अप टू 25,000 रुपीज़ यू विल गेट द रिफंड within a few days, but you have to comply with the cyber police station and hotels. And for the education purpose, now October mahina is considered as cyber jagrukata mahina, and the schools also every Wednesday for at least for half an hour, it is the duty of the school to impart some cyber security education into the school. So there are lot of cyber dost hai, and there is one our sister organization that is Indian Cyber Crime Coordination Center है, they come up with daily digest every day है। cyber दोस्त है, एक प्लेटफॉर्म है हमारा, पुलिस का पुलिस और सेवा एक चैनल है BPRND का। So there are so many platforms that give the cyber awareness, security and all those things. Also CERT Center for Emergency Response Team, they always come up with some alerts. आजकल ये साइबर अलर्ट हो गया, ये not only for the officers but also for the other agencies. So we have to follow all these alerts that are being given by the government agencies. हाँ बिल्कुल। डॉक्टर मानस, चलते चलते आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उस सेक्शन के साथ डील करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है। बच्चे जो हमेशा जुड़े रहते हैं, इंटरनेट रहते हैं, हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, तो ऐसे में चलते चलते आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर हो जाती है। नहीं, बच्चे अपने आप बहुत काम करते हैं और करना भी चाहिए। जैसे सर ने कहा, जब तक हम अटैक करना सीखेंगे नहीं तब तक डिफेंस करना भी मुश्किल है। तो ये तो जैसे पुलिस वगैरह के ट्रेनिंग में होती है ना, एक टीम बन जाएगी जो अटैकर बनेगी, दूसरी टीम जो है जो डिफेंड करेगी। तो हमारे बच्चे वैसे एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं, इंटरनल हैकाथन्स भी होते हैं, तो लर्निंग ऐसे ही चलेगी। हाँ, ये सिक्के के दोनों पहलू हैं। हम जितना डरेंगे उतना ही या तो साइबर वर्ल्ड से भागेंगे या उस डर को डर से इजाद पाने के लिए कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो बोथ साइड चलते हैं और हमारी यंग टीम बहुत स्ट्रांग है और कर भी रही है, कैपेबल है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, particularly this Kavach 36-hour hackathon, that at the end of the day we all will come as a winner with certain, not only the team who will win, साथ ही साथ India together will win 20 solutions which can really come to a logical conclusion, और 20 प्रॉब्लम का एक एक हल मिल जाएगा। अगले साल कवच में 20 और ऐसे करते हुए चलता जाएगा। बिल्कुल। तो वाकई इस वक्त हम लगातार सीख रहे हैं, जिस तरह से अवसर बढ़ रहे हैं उसी तरह से साइबर की इस दुनिया में लगातार खतरे भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में जागरूक रहें, ऑनलाइन रहें या ऑफलाइन रहें, लेकिन सुरक्षित रहें। और सिर्फ एक बात गार्ड मान लें कि अपने से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा करने से पहले 1-2 बार नहीं, कम से कम 100 बार ज़रूर सोचें। इसी के साथ आज के वाई फैक्टर के इस स्पेशल एपिसोड में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इसे बहुत ही यादगार बनाने के लिए।